1290 ईस्वी से, हाँ 1290 ईस्वी से 1320 तक, 1290 से हाँ 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक कौन सा वंश था मित्रों? खिलजी वंश था। नमस्कार संदीप जी, पूनम जी राठौड़, नमस्कार। तो ये वंश 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। पिछले वंश में हमने चर्चा की थी मित्रों कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है पूनम जी, आप कैसे हो? शमसुद्दीन जो क्यूमर्स थे, शमसुद्दीन हाँ क्यूमर्स थे, उनकी हत्या की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश का समाप्ति की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी क्रांति लाई थी, यहां पर खिलजी क्रांति की स्थापना हुई थी। तो खिलजी वंश का जो सबसे पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। बारह सौ नब्बे से लेकर 96 तक, 1290 ईस्वी से लेकर, नमस्कार पूनम जी शेखावत, गुड आफ्टरनून। 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक किसका काल था मित्रों? जलालुद्दीन खिलजी का। हम पढ़ रहे हैं मित्रों खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका काल था। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए मित्रों तो हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि गुलाम वंश की समाप्ति की थी इसने। नमस्कार पूजा जी। तो गुलाम वंश की समाप्ति अर्थात जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, उस शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध करके गुलाम वंश की समाप्ति कर दी थी, गुलाम वंश का खात्मा किया था। और इस जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, अर्थात खिलजी वंश का संस्थापक बोल सकते हैं आप। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। हाँ 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का जो खिलजी वंश की स्थापना करता है वह स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट। हाँ जलालुद्दीन खिलजी, हाँ कोई बात नहीं सुनीता जी, चैट बंद करके आप बिल्कुल बना सकते हैं नोट्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी। अब जो जलालुद्दीन खिलजी है मित्रों, ये दिल्ली सल्तनत का, जलालुद्दीन खिलजी है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी शासक जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों को महत्व दिया, यानी हिंदूवादी दृष्टिकोण भी रखता था ये। इसके अलावा इसे ये जलालुद्दीन कहता था, हाँ नमस्कार संजय जी, बहुत दिनों बाद। जलालुद्दीन खिलजी कहता था कि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाऊं, मेरी आदत है मुसलमानों का रक्त बहाने की आदत नहीं है, मेरी आदत है ऐसे नहीं है कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाऊं। और जलालुद्दीन खिलजी ये मानता था कि जो राज्य है इस राज्य का संचालन है वो जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अर्थात जनता की इच्छा से ही है राज्य का संचालन होना चाहिए। तो खिलजी वंश का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, ये सल्तनत काल का प्रथम उदारवादी शासक था। पूरे सल्तनत काल में प्रथम उदारवादी जो शासक था, उदारवादी शासक बोले तो यानी इसने हिंदू दृष्टिकोण को भी महत्व दिया था, हिंदुओं को भी महत्व दिया और मुसलमानों को भी महत्व दिया। और ये कहता था कि मेरी आदत नहीं कि मुसलमानों का कभी मैं खून बहाऊं। इसके अलावा ये कहता था कि जनता का जो शासन है ये जनता की इच्छा से चलना चाहिए। ठीक है, देखिए मित्रों इसने जो अपनी राजधानी बनाई जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास में पड़ता है किला खोरी। हाँ अच्छा ये बात है क्या संजय जी? कोई बात नहीं। तो दिल्ली के पास में पड़ता है किलो खरी या किला खोरी बोल दो, किलो खरी बोल दो। दिल्ली के पास में पड़ता है किलो खरी और इस किलो खरी को अपने क्या बनाया था? राजधानी। तो
तो दिल्ली के पास में जो किलो खरी है मित्रों, नमस्कार सोनलाल जी, किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों, इस जो खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन है, इसने राजस्थान के जो रणथंभौर है, हाँ बिल्कुल, अकबर जी खान जो आप जिस सिद्दी मौला की बात कर रहे हो, ये एक ईरानी फकीर था और उस ईरानी फकीर सिद्दी मौला को इसने हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। हाँ, ईरानी फकीर था एक सिद्दी मौला, उस ईरानी फकीर सिद्दी मौला को इसने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने कुचलाया था। हाँ बिल्कुल, तो इसने ईरानी फकीर था एक सिद्दी मौला, सिद्दी मौला को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। कुचलवा दिया, ठीक है। हाँ, और राजस्थान का जो रणथंभौर है मित्रों, राजस्थान का रणथंभौर है, उस पर 2 बार आक्रमण किया था। हम पढ़ते हैं, जब रणथंभौर का किला पढ़ते हैं, वहां पर भी पढ़ते हैं 1290-91 ईस्वी में इस जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर पर है 2 बार आक्रमण किया था, और 2 बार आक्रमण किया था, और दोनों बार क्या रहा था? ये असफल रहा था। नमस्कार कलवा जी, दोनों ही बार असफल रहा था। और जब इसे सफलता नहीं मिलती है जलालुद्दीन को, तो यह कहकर निकल जाता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। हाँ शारदा जी, किस बात की हंसी आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर, रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1290-91 में। रणथंभौर पर असफल आक्रमण, बारह सौ 90-91 ईस्वी में रणथंभौर पर 2 असफल आक्रमण कितने किए थे इसने? रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे इसने। नमस्कार माधुरी जी पारिक, हाँ सचिन जी तिवारी, 2 बार असफल आक्रमण किए थे। और जब दोनों ही बार, हाँ जब दोनों ही बार है ये इसे जीत नहीं पाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी ये कथन कहकर चला जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इस रणथंभौर के बारे में जलालुद्दीन ने क्या कहा था? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हाँ, ये किस शासक ने कहा था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, जब इसे जीत नहीं पाया था। ठीक है, हाँ कमल जी वर्मा। अब देखिए आगे, देखिए मित्रों, इसी जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपनी उदारवादी नीति थी, उदारवादी नीति थी, वो मंगोलों के विरुद्ध भी अपनाई थी। मंगोल जो शासक थे, चंगेज खां का एक वंशज था मित्रों, चंगेज खां का एक वंशज था उलुग खां। नमस्कार सुमन जी। चंगेज खां का एक वंशज था उलुग खां। उस उलुग खां के साथ इसने उदारवादी नीति अपनाई थी, अर्थात जो जलालुद्दीन था उसने उलुग खां को है, उलुग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जो मंगोल था, चंगेज खां का वंशज था उलुग खां, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और विवाह करने के पश्चात जो उलुग खां है मित्रों, उस उलुग खां ने है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो इसने मंगोलों के विरुद्ध क्या अपनाई? उदारवादी नीति। मंगोलों के विरुद्ध क्या अपनाई? मंगोलों के विरुद्ध उदारवादी नीति अपनाई इसने। तो मंगोलों के विरुद्ध है उदारवादी नीति अपनाई। और चंगेज खां का वंशज था उलुग खां। चंगेज खां का वंशज कौन था? उलुग खां। चंगेज खां का वंशज कौन था? उलुग खां। इस उलुग खां के साथ, उलुग खां के साथ पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री का क्या कर दिया? विवाह कर दिया।
और विवाह करने के पश्चात उल्लुग खान ने मित्रों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के पास यहां पर रहने लगा। इस्लाम धर्म क्या किया मित्रों, इसने स्वीकार किया और दिल्ली के पास ये रहने लग जाता है यहीं पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल नवीन मुसलमान बन गए बिल्कुल। हाँ नमस्कार डाका जी। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ इसके अलावा मित्रों इसने, हाँ इसके अलावा इसी ने एक काड़ी मणिकपुर का मल्लिक छाजू था, उस मल्लिक छाजू के विद्रोह को भी इसने दबाया था। मल्लिक छाजू के विद्रोह को भी इसी ने दबाया था। अब 1296 में मित्रों, 1296 में इस जलालुद्दीन का जो भतीजा था, जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जलालुद्दीन का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था। और वैसे जलालुद्दीन का दामाद भी था ये। नमस्कार गोपी जी, बिल्कुल आ गए आप। हाँ अलाउद्दीन का दामाद भी था। तो अलाउद्दीन का दामाद भी था और अलाउद्दीन का भतीजा, सॉरी जलालुद्दीन का दामाद, जलालुद्दीन का दामाद भी था और जलालुद्दीन का भतीजा भी था। कौन? एक अलाउद्दीन खिलजी। उसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी और उसके परिवार की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। तो 1296 में एक अर्थात अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो अलाउद्दीन खिलजी है मित्रों इसका भतीजा लगता था और दामाद भी लगता था, इसकी पुत्री के साथ विवाह भी कर लिया था, तो दामाद भी था। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों जलालुद्दीन की क्या कर दी? हत्या कर दी। जलालुद्दीन और उसके परिवार की क्या कर दी? जलालुद्दीन की हत्या कर दी। हाँ और जलालुद्दीन की हत्या करके खुद शासक बन गया। हाँ माधुर जी ये मुस्लिम धर्म में होता है, बिल्कुल मुस्लिम धर्म में ये दामाद भी बनते हैं, बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ तो ये इतना हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी। हाँ 1290 से लेकर 96 तक इसका कार्यकाल था। खिलजी वंश का ये संस्थापक था, प्रथम उदारवादी शासक था सल्तनत काल का, जिसने अपनी राजधानी किलो खरी दिल्ली के आसपास बनाई थी और ईरानी फकीर सिद्दी मुल्ला को हाथी के पैर के नीचे इसने कुचलवाया था। ठीक है, रणथंबोर पर भी इसने 2 बार असफल प्रयास किए थे उसको जीतने के लिए। नमस्कार अर्जुन जी। हाँ 1290-91 में, और जब नहीं जीत पाता रणथंबोर को तो कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। मंगोलों के विरुद्ध भी इसने उदारवादी नीति अपनाई थी। हाँ जगत विलास ग्रंथ नेकराम ने लिखा था जी। ठीक है, नेकराम ने लिखा था। इसके बाद में देखिए चंगेज खां का वंशज उल्लुग खां, मंगोल। हाँ चंगेज खां का वंशज कौन था? उल्लुग खां। और उल्लुग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और मंगोलों के साथ उदारवादी नीति अपनाई इसने। उल्लुग खां ने फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, 1296 में एक अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, दामाद था, उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ आगे देखिए मित्रों, इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल खिलजी वंश का महान शासक अलाउद्दीन खिलजी।
1296 से लेकर, हाँ 1200, हाँ 96 से लेकर 1316 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था? अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ अलाउद्दीन खिलजी का। पुरुषोत्तम जी गाइड कौन सी लिया? सभी गाइड एक सी है, एक गाइड ले आओ, कौन सी ले आओ आप? इंडियन हिस्ट्री की कोई भी गाइड ले आओ, आपके पास जो भी है एक गाइड पढ़ लो आप, ठीक है, सब गाइड सब समान है। किरण की ले आओ, कौन सी ले आओ, आर्य ले आओ, अरियंत की ले आओ, जो भी है एक गाइड ले आओ आप, ठीक है। हाँ तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक है शासक रहता है। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारकर शासन प्राप्त किया था? अपने ताऊजी मान लो, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर है शासक बना था। इसका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, वह बचपन का नाम था अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? हाँ नहीं विवेक जी, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप है इसके बचपन का नाम था, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक है, ये राज्याभिषेक कहां पर करवाया? अपना जो राज्याभिषेक है, ये राज्याभिषेक है वो दिल्ली में बलबल का जो महल है, दिल्ली में, हाँ बलबल के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो दिल्ली में बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बलबल का जो लाल महल है उसमें अपना क्या है, हाँ राज्याभिषेक करवाया था। बिल्कुल कमल जी, हाँ दिल्ली के बलबल के लाल महल में है, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये प्रथम है मित्रों मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी और उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी काफी स्थानों पर इसने विजय प्राप्त की थी। तो खिलजी वंश का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी है, उसने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, अर्थात पूरे उत्तर भारत को इसने है एकता के सूत्र में बांधा था, पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। एकता के सूत्र में बांधा, इसे एकता के सूत्र में बांधा। तथा दक्षिण अभियानों पर भी विजय प्राप्त हुई, तथा दक्षिण अभियानों पर भी इसे क्या मिली? विजय प्राप्त हुई। तथा इसे है दक्षिण के अभियानों पर भी क्या मिली थी मित्रों? हाँ इसे विजय प्राप्त हुई थी। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का विनाशकारी शासक, बिल्कुल, हाँ हाँ। अब देखिए मित्रों, आगे बढ़ते इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रारंभिक विजयों के पश्चात इसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी की। अपनी प्रारंभिक विजयों के पश्चात इसने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि क्या थी इसकी? सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की इसने क्या थी? उपाधि धारण की। तो ये प्रश्न भी आ रखा है एग्जाम में, सल्तनत काल में सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी किसने मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी अपने प्रारंभिक विजयों के पश्चात, ठीक है। इसके बारे में बात की जाए मित्रों, इसके काल में है वो सर्वाधिक, अलाउद्दीन खिलजी के काल में है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसके काल में है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? अलाउद्दीन के काल में हुए थे। 7 मंगोल शासकों ने यहां पर आक्रमण किया था इसके काल में। और मंगोलों के विरुद्ध है मित्रों, मंगोलों के विरुद्ध है इसका एक सेनापति था जफर का। मंगोलों के विरुद्ध इसका एक सेनापति था जफर का।
और जफर का मंगोलों के विरुद्ध तैनात था मित्रों, और मंगोलों के विरुद्ध जफर का है 1299 ईस्वी में जफर का है मारा जाता है। तो मंगोलों के आक्रमण में है मित्रों 1299 में इसका जो सेनापति था जफर खां, कौन था? जफर खां, ये मारा गया। देखो राजस्थान के संदर्भ में आपके नुसरत खां आते हैं, उल्लुग खां आते हैं, अलब खां आते हैं, वो तीन नाम तो राजस्थान के संदर्भ में आते हैं, लेकिन जफर खां में हमने राजस्थान के संदर्भ में कोई नाम नहीं आता, क्योंकि इसकी मृत्यु 1299 में हो गई थी। 1299 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण के समय इसका सेनापति जफर का है वो मारा गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का खुद का अगर कोई प्रथम अभियान था तो वो प्रथम अभियान था इसका गुजरात अभियान। अलाउद्दीन का जो प्रथम अभियान था, इस एके का प्रथम अभियान पूछ ले आपको, एके का प्रथम अभियान कौन सा था मित्रों? एके का प्रथम अभियान था गुजरात अभियान। कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान पूछ ले आपको, तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था मित्रों गुजरात अभियान। कौन सा था? गुजरात अभियान है, ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था। और गुजरात अभियान है मित्रों इसमें 1299 ईस्वी में जब गुजरात अभियान पर गया था, 1298 में रवाना हुआ था, 1299 की घटना है। तो गुजरात के शासक कर्ण वाघेला थे उस समय। कौन थे? कर्ण वाघेला को हराया था मित्रों। गुजरात शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था मित्रों? कर्ण वाघेला। इस कर्ण वाघेला को पराजित किया था गुजरात के शासक कर्ण वाघेला। और इसी समय मित्रों कर्ण वाघेला की पत्नी थी कमला देवी, और उस कमला देवी के साथ विवाह कर लिया था। इसकी पत्नी कौन थी कर्ण वाघेला की? इसकी पत्नी थी कमला देवी। कौन थी? कमला देवी। और इस कमला देवी के साथ क्या किया मित्रों? विवाह कर लिया था। कर्ण वाघेला की पत्नी कमला देवी के साथ अलाउद्दीन ने क्या कर लिया? बाद में विवाह किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और मित्रों गुजरात अभियान के दौरान जो इसके सेनापति थे, गुजरात अभियान के दौरान जो इसके प्रमुख दो सेनापति थे वो कौन थे? एक तो नुसरत खां, एक उल्लुग खां। नुसरत खां और उल्लुग खां, ये इसके दो सेनापति हुआ करते थे गुजरात अभियान के दौरान। जिन्होंने गुजरात को लूटा था। गुजरात को किसने लूटा था? नुसरत खां और उल्लुग खां ने, जो अनहिल पाटन को इन्होंने लूटा था। हाँ, और देखिए मित्रों जब गुजरात अभियान पर जाता है अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 में जब गुजरात अभियान पर जाता है अलाउद्दीन, तो उस समय वह राजस्थान से होकर जाता है। हाँ, उस समय वह राजस्थान से होकर जाता है। और राजस्थान से जब होकर गुजरता है तो उस समय देखो हमने पढ़े थे, जब मेवाड़ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था मेवाड़ शासक था समर सिंह। रावल रतन सिंह के जो पिताजी थे समर सिंह ने है इसकी सेना से कर वसूला था, इसलिए मेवाड़ के शासकों से इसकी क्या बन गई थी? शत्रुता बढ़ गई थी अलाउद्दीन की। इसके अलावा जब वो गुजरात जा रहा था तो जालोर से होकर जा रहा था, तो कानड़ के जो जेता और देवड़ा थे सेनापति थे, उनके नेतृत्व में उसकी सेना से कर वसूला गया था, इनके सैनिकों को लूटा गया था। इसके कारण राजस्थान से शत्रुता बढ़ गई थी। इसके अलावा देखिए मित्रों जब गुजरात अभियान से लूट का धन लेकर आ रहे थे, गुजरात अभियान को लूट कर आ रहे थे, तो नुसरत खां और उल्लुग खां के साथ में मीर मोहम्मद शाह और केब्रो नामक दो सेनापति थे। उन्होंने है यहां पर है लूट के धन को लेकर है इनमें क्या हो गई? आपस में अनबन हो गई थी। और मीर मोहम्मद शाह और केब्रो है वो किसकी शरण में चले गए थे? मीर मोहम्मद शाह और केब्रो है वो अमीरदेव चौहान की शरण में चले गए थे, इसलिए वो भी एक कारण हो गया था राजस्थान पर आक्रमण करने का। तो अब मित्रों गुजरात अभियान पर जब अलाउद्दीन गया था तो उसी समय है अलाउद्दीन जब गया था गुजरात में, तो राजस्थान के शासकों से इसकी क्या हो जाती है? अनबन। राजस्थान के शासक इससे क्या लेते हैं? कर वसूलना चाहते हैं और अनबन बन जाती है। और अब हम पढ़ेंगे जब राजस्थान के शासकों के साथ इसकी अनबन हो गई तो राजस्थान के शासकों के संदर्भ में जो जो युद्ध हुए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार वापस रिपीट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल था। बचपन का नाम अली गुरशब था। राज्याभिषेक दिल्ली में बलबल के लाल महल में हुआ था। पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी इसने, एकता के सूत्र में बांधा। दक्षिण पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। इसकी प्रारंभिक विजयों के पश्चात इसने सिकंदर ए शानी की क्या की? उपाधि धारण की थी। ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुई? एके के काल में हुए थे। एके का प्रथम अभियान कौन सा था? गुजरात अभियान था 1299 में। इस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्ण वाघेला था और उसकी पत्नी कमला देवी से इसने क्या किया था? विवाह किया था।
सेनापति कौन थे गुजरात अभियान के दौरान? नुसरत खां और उल्लू खां थे। और गुजरात अभियान के दौरान जाते समय ही इसकी राजस्थान के शासकों के साथ है वो द्वेषता बढ़ गई थी। और अब वापस गुजरात से जब ये वापस आता है, इसके पश्चात है वो राजस्थान की तरफ प्रस्थान करेगा और राजस्थान के शासकों के साथ युद्ध करेगा। इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। बढ़े आगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, राजस्थान के शासकों के संदर्भ में देखिए मित्रों, हम यहां पर मैं डिटेल में आपको राजस्थान के शासकों के साथ जो युद्ध हुए थे उनकी डिटेल नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने डिटेल आपको जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था तो उस समय रतन सिंह के बारे में आपको मैंने डिटेल में लिखवा दिया है। हमीरदेव चौहान पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जालोर का कानरदेव चौहान पढ़ाया था, वीरम जो शीतल देव पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताया था। अब हम उन युद्धों की सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं करेंगे। कौन सा अभियान इसने कब, राजस्थान के संदर्भ में अलाउद्दीन के कौन कौन से अभियान थे? तो प्रमुख 4 अभियान आते हैं, उन चारों अभियानों की हम चर्चाएं करेंगे यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग है एके के राजस्थान अभियान, एके का राजस्थान अभियान 1299 से शत्रुता उत्पन्न कर ली थी अलाउद्दीन के साथ, ठीक है। अब एक सबसे पहले आएगा देखो राजस्थान में 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान, सबसे पहले है हमीरदेव चौहान पराक्रमण, हमीरदेव चौहान पराक्रमण, या बोल दो आप रणथंबोर अभियान। कब हुआ था ये? 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। अब देखो कारण क्या थे, मैंने आपको उस समय डिटेल में बताया भी था कि एक कारण तो ये था कि जो केबरू और मीर मोहम्मद शाह थे वो इसकी शरण में आ गए थे। गुजरात अभियान के दौरान लूट के धन को लेकर इनमें है आपस में विवाद हो गया था। एक कारण यह भी था कि अलाउद्दीन की जो बेगम थी, मराठा बेगम थी चिमना, उस चिमना से वह प्रेम करता था। कौन? उसका सेनापति मीर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन का सेनापति मीर मोहम्मद शाह उससे प्रेम करता था चिमना से, और अलाउद्दीन को पता ही नहीं था कि मेरी चिमना किसी और के चिपकी हुई है। तो जब अलाउद्दीन को इस बात का पता चलता है कि मेरी चिमना किसी दूसरे के चिपकी हुई है, तो ये अलाउद्दीन है इस मीर मोहम्मद शाह को पकड़ने का आदेश देता है, और मीर मोहम्मद शाह है वो किसकी शरण में आ जाता है? मीर मोहम्मद शाह मित्रों हमीरदेव की शरण में आ जाता है। और उसके पश्चात अलाउद्दीन और हमीरदेव में क्या बढ़ जाती है? द्वेषता बढ़ जाती है और युद्ध होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए मित्रों, जब यहाँ पर आक्रमण होता है 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यह आक्रमण होता है मित्रों, और इस समय मित्रों है इस हमीरदेव चौहान को हराता है। हमीरदेव चौहान को हराया किसने मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस समय हमीरदेव चौहान ने क्या किया था मित्रों? हमीरदेव चौहान ने मित्रों यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था। और उसकी पत्नी कौन थी? रंगा देवी। हाँ, अब उसकी पत्नी रंगा देवी ने जोहर किया था। पुत्री पद्मा जो पद्मा थी, देवलदे थी, उसने जल जोर किया था। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था वो इसी दुर्ग में हुआ था। तो ये सारी बातें हमने वहां पर चर्चा की थी जब हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा था। सिर्फ हमने यहाँ पर एक बार बस आपको इतना बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम अभियान था इसका वो कौन था? रणथंबोर अभियान था। रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान को 1301 ईस्वी में इसने हराया था, और यहाँ पर ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में। तो ये था इसका रणथंबोर अभियान। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जब रणथंबोर पढ़ा था एक क्लास इसी की थी हमने, ठीक है, वहां पर आप देख लेना। दूसरा अभियान देखिए फिर है चित्तौड़ पर आक्रमण। और रणथंबोर पर आक्रमण के समय है मित्रों उस समय, हाँ बिल्कुल, रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया था। अमीर खुसरो ने यहाँ पर कहा भी था कि आज कुफर का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया है।
अर्थात जो धर्म विरोधी दरवाजा है वो टूट गया है। ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं मित्रों, जब हमने रणथंभौर का जो इतिहास पढ़ा था उस समय कर चुके हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया इसने? 1303 में। कब किया? 1303 में। और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। तो रतन सिंह ने यहाँ पर क्या किया था मित्रों? रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था। रतन सिंह ने, रावल रतन सिंह थे, केसरिया किया था। उनकी रानी कौन थी? रानी थी पद्मिनी। पद्मिनी ने जौहर किया था उस समय। और अलाउद्दीन खिलजी है वो इस दुर्ग को जीतकर, चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। क्या रख देता है? इसका नाम खिजराबाद रख देता है। चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रख देता है? अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है और इसका नाम क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है 1303 में। और ये चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था। अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फतवा, उस खजाइन उल फतवा के अनुसार चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था, ये 26 अगस्त 1303 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल कोरोना के फुम्पा जी नमस्कार। तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? वो रावल रतन सिंह था। और पद्मिनी ने क्या किया था? यहाँ पर जौहर किया था। बिल्कुल। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजस्थान के अभियान है इसके। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों, सिवाना पर आक्रमण। नेक्स्ट देखिए मित्रों, सिवाना पर आक्रमण। सिवाना पर आक्रमण कब किया इसने? 1308 में। कब किया था? 1308 में। हाँ, 1301 में हुआ था खुशबू जी, 1301 में हुआ था, हमीरदेव चौहान वाला। ठीक है, अब देखिए मित्रों, सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना पर आक्रमण करने से पहले है इस अलाउद्दीन खिलजी की जो शत्रुता है, वो शत्रुता किससे बढ़ जाती है? जालोर का जो आक्रमण हुआ था, जालोर पर आक्रमण हुआ था इसका। देखो, जालोर पर वैसे आक्रमण, जो जालोर का शाखा है वो तो हुआ था आपका 1311 में। लेकिन देखो, हमने पढ़ा था उस समय, आपको राजस्थान के इतिहास में बताया था मैंने आपको कि उस समय बताया था 1305 ईस्वी में, यानी जब जालोर का शासक जो यहाँ पर था कान्हड़ देव, इस कान्हड़ देव ने गुजरात जाती हुई, गुजरात से जब ये लूट का धन लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो उस समय उसके लूट के धन को जेता और देवड़ा जो सेनापति थे, हाँ, जेता और देवड़ा जो सेनापति थे, उन्होंने लूट लिया था। और उसके पश्चात मित्रों जो कान्हड़ देव है, इस कान्हड़ देव पर है, देखो मैंने बताया था आपको 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में कान्हड़ देव पर आक्रमण किया था। कान्हड़ देव पर आक्रमण किया था जी। रणथंभौर दुर्ग उल्लू खां को सौंपा था, उस समय बता दिया इंडियन आर्मी जी, उस समय मैंने डिटेल में बता दिया आपको। नुसरत खां उस समय मारा गया था, उल्लू खां को दुर्ग सौंपा था, ये सारी बातें बता दी उस समय मैंने आपको। ठीक है, तो जो कान्हड़ देव था मित्रों, इस कान्हड़ देव को है, जब इसने यहाँ पर इसकी सेना पर आक्रमण किया था, कर वसूला था, तो 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था कान्हड़ देव के पास। और कान्हड़ देव को है संधि के लिए राजी किया था। उसके पश्चात कान्हड़ देव उसके दरबार में चला गया। किसके दरबार में चला गया था? खिलजी के दरबार में चला गया था। और कुछ जो मोणोत निर्णय है उनके अनुसार है, यहाँ पर कान्हड़ देव ने उसके दरबार में अपने पुत्र वीरमदेव को भेजा था। और उधर वीरमदेव को जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, कौन थी? फिरोजा, फिरोजा चाहने लगी थी वहां पर। और उसके पश्चात उनमें प्रेम प्रसंग हो जाता है, वो वीरमदेव वापस आ जाता है वहां से, तो फिरोजा नाराज हो जाती है। ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो इन कारणों को लेकर युद्ध हुआ था। फिर यहाँ पर सबसे पहले है, जालोर को जीतने से पहले है, जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना। मैंने बताया था आपको, सिवाना को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना। हाँ, और सिवाना पर आक्रमण करेगा पहले, तो सिवाना पर आक्रमण करेगा 1308 में। और सिवाना का शासक कौन था इस समय? शीतल देव। सिवाना का शासक कौन था मित्रों? सिवाना का शासक था इस समय शीतल देव। शीतल देव कौन था? इसी कान्हड़ देव का भतीजा था, और इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। और शीतल देव पर आक्रमण करके यहाँ पर मित्रों है, ये सिवाना को जीतता है। और सिवाना का नाम क्या रख देता है? खेराबाद। सिवाना का नाम क्या रख देता है मित्रों? खेराबाद। तो सिवाना दुर्ग का नाम है, अलाउद्दीन क्या कर देता है? यहाँ पर खेराबाद रख देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात 1311 में कान्हड़ देव,
कानरदेव पर आक्रमण करता है 1311 में। हाँ बिल्कुल, ये राजस्थान के इतिहास वाली क्लास में मैंने आपको सारी चीजें करवा दी, डिटेल में करवाई, वहां पर एक बार मैं सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कानरदेव पर आक्रमण करता है, यहाँ पर कानरदेव केसरिया करता है, और उसकी रानी जो मेणादेव के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, जौहर होता है। हाँ, और 1311 ईस्वी में जालोर पर भी क्या हो जाता है मित्रों, इसका अधिकार हो जाता है, ठीक है। और जालोर का नाम परिवर्तित करके ये जलालाबाद कर देता है। क्या कर देता है, जालोर का नाम जलालाबाद, इसका नाम जलालाबाद कर देता है। तो मित्रों ये आपके इसके क्या थे, राजस्थान के अभियान थे। एक बार वापस देख लीजिए एक एक के राजस्थान अभियान। हाँ, सबसे पहले 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया। हाँ, हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर अधिकार करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, 1303 में किया, और रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। चित्तौड़ का नाम है मित्रों खिजराबाद कर दिया था इसने। फिर शिवाना पर आक्रमण किया, शीतलदेव शासक था 1308 में, और शिवाना का नाम परिवर्तित करके अलाउद्दीन ने खेराबाद कर दिया था। फिर 1311 में जालोर पर आक्रमण किया, जहां पर शासक था कानरदेव, और जालोर का नाम क्या कर दिया इसने, जालोर का नाम है जलालाबाद कर दिया। और यहां पर है कानरदेव और उसकी पत्नी जो जैतलदेव थी। अच्छा मैंने मेणादेव बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, तो इतिहास में मैंने आपको करा दिया, राजस्थान के इतिहास में कंप्लीट बता दिया था यहाँ पर। तो इसकी जो रानी थी जैतलदेव, उसने क्या किया था, यहाँ पर जौहर किया था। ये जालोर का जो शाखा था, और यहाँ पर शिवाना का शाखा हुआ था 1308 में। जालोर में एकमात्र शाखा हुआ था 1311 में कानरदेव के नेतृत्व में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इनकी रानी जैतलदेव ने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। मेणादेव है वो इसकी रानी थी शीतलदेव की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। अच्छा गुर्जर जी, हाँ आगे देखिए मित्रों, इसी अलाउद्दीन के बारे में। हाँ, अब मित्रों ये इसके प्रमुख उत्तर भारत के बयान थे, ये इसके प्रमुख उत्तर भारत के बयान थे। उत्तर भारत के बयान माने तो देखिए, गुजरात जीत लिया, रणथंभौर जीत लिया, इधर चित्तौड़ जीत लिया, शिवाना जीत लिया, जालोर जीत लिया। इनके अलावा उत्तर भारत में जैसे मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी इसने, जो चंदेरी वाला क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, धार वाला क्षेत्र इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये इसके उत्तर भारत के बयान थे। अब हम चलते हैं इसके दक्षिण के अभियानों की तरफ। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, और दक्षिण अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान पर जो सेनापति था वह सेनापति था मलिक काफूर। कौन थे मित्रों? दक्षिण अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर है मित्रों, यही इसे दक्षिण के अभियानों में विजय दिलाता है, मलिक काफूर। अब बात की जाए इस मलिक काफूर की मित्रों, तो इस मलिक काफूर को है मित्रों, गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन का जो सेनापति था नुसरत खां, गुजरात अभियान के दौरान जो नुसरत खां था, उस नुसरत खां ने है वो 1000 दिनार में खरीदा था, एक हिजड़े से खरीदा था। मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान
नुसरत खान ने है एक हिजड़े से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। तो इसलिए इसे 1000 दिनारी इसलिए कहते हैं कि इसको नुसरत खान ने, इसको नुसरत खान ने है 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। एक हिजड़े से खरीदा था गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इसी मलिक काफूर को, हाँ मलिक काफूर को है मित्रों अलाउद्दीन ने एक उपाधि दी थी, मलिक ए नायब। मलिक ए नायब का पद दिया, मलिक ए नायब का पद दिया। और इसी मलिक काफूर की वजह से ये सारे के सारे दक्षिण अभियान विजय करेगा। दक्षिण अभियान की बात की जाए तो दक्षिण अभियान पर 3-4 इसने विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, सबसे पहले देवगिरी की विजय प्राप्त की थी इसने, 1306 या 7 ईस्वी की घटना बताई जाती है। दक्षिण पर जो देवगिरी पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, देवगिरी विजय प्राप्त की थी मित्रों। और देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव को क्या किया था? पराजित किया था। किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता से। तो दक्षिण के अभियान में मित्रों अलाउद्दीन ने जो देवगिरी विजय महाराष्ट्र में प्राप्त की थी, उस देवगिरी में देवगिरी के शासक कौन थे? हाँ, देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, और इनको हराया था मित्रों मलिक काफूर की सहायता से। उसके पश्चात में देखिए वारंगल विजय, आंध्र प्रदेश में जो वारंगल पड़ता है, तो वारंगल विजय, हाँ वारंगल की बात की जाए मित्रों तो इससे वारंगल विजय ये भी 1307 ईस्वी में हुई थी। और वारंगल का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। वारंगल का शासक कौन था मित्रों? प्रताप रुद्रदेव। और इस प्रताप रुद्रदेव को किसने पराजित किया? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव से है वो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? कोहिनूर जो हीरा होता है, ये कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त हुआ था? कोहिनूर का जो हीरा है मित्रों, ये कोहिनूर का हीरा है मित्रों इस प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था। प्रताप रुद्रदेव से मित्रों इसे है कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसके पश्चात देखिए मित्रों द्वार समुद्र जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, द्वार समुद्र विजय। द्वार समुद्र को यहां पर द्वार समुद्र पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा मदुरा में विजय प्राप्त की थी, तमिलनाडु में मदुरा विजय। तमिलनाडु में जो मदुरा है उस क्षेत्र पर वीर पांड्या को हराया था। हाँ, यहां पर जो द्वार समुद्र विजय है, यहां पर मित्रों यहां का जो वीर बालायन तृतीय था, वीर बालायन तृतीय, उस वीर बालायन तृतीय को हराया था। वीर बालायन तृतीय। इन शासकों के नाम याद नहीं करो तो भी चल जाएगा, नहीं पूछता है। और इधर मदुरा में जो था वो वीर पांड्या। कौन था? वीर पांड्या। इस पांड्या को पराजित किया, वीर पांड्या को पराजित किया था। तो ये कुछ इसके दक्षिण अभियान की विजय थी मित्रों। दक्षिण के देखिए मित्रों, हाँ आपसे पूछ ले इसके दक्षिण अभियानों का विजेता, इसका जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था दक्षिण अभियानों पे, वह सेनापति कौन था? मलिक काफूर। और मलिक काफूर को नुसरत खान ने है गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक ए नायब का इसे पद प्राप्त था अलाउद्दीन के द्वारा। इसके अलावा जो दक्षिण अभियान थे इसके देवगिरी महाराष्ट्र में रामचंद्र देव को पराजित किया था मलिक काफूर की सहायता से। वारंगल आंध्र प्रदेश में है प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके यहां से कोहिनूर का जो हीरा प्राप्त हुआ था मलिक काफूर को। द्वार समुद्र कर्नाटक में है वीर बालायन तृतीय को हराया था, वीर बालायन तृतीय को। मदुरा अर्थात तमिलनाडु में मदुरा विजय प्राप्त की थी, वीर पांड्या को हराया था। तो इस प्रकार ये दक्षिण भारत की इसकी क्या थी मित्रों? विजय थी। अब इसके पश्चात आते मित्रों जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस खिलजी के कुछ प्रशासनिक कार्य
और खिलजी किस प्रवृत्ति का था उसकी चर्चा करते हैं। देखिए टाइम है क्या, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेते हैं। हाँ, तो पहले इसके तो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने किसको संरक्षण दिया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किसको संरक्षण दिया था? तो एक तो दिया अमीर खुसरो को, एक अमीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको संरक्षण दिया था? एक तो अमीर खुसरो को, किसने को दिया था? अमीर खुसरो। और एक कौन था? अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको संरक्षण दिया था मित्रों? अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। अब जो मित्रों अमीर खुसरो है, इस अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी खजाइन उल फतवा। क्या लिखी थी? खजाइन उल फतवा है। खजाइन उल फतवा। अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? खजाइन उल फतवा। और इस खजाइन उल फतवा में अमीर खुसरो ने, खजाइन उल फतवा में अमीर खुसरो ने एक को क्या कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा है इसने पृथ्वी का विजेता या पृथ्वी का सुल्तान, विश्व का सुल्तान। क्या कहा है? एक को क्या क्या कहा है इसने? देखो, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान या पूरी पृथ्वी का सुल्तान, पूरी पृथ्वी का सुल्तान। इसके अलावा इसे कहा है युग विजेता। क्या कहा है? युग विजेता। इसके अलावा इसने कहा इसे जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। क्या कहा? जनता का चरवाहा। तो खजाइन उल फतवा में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? विश्व का सुल्तान या पूरी पृथ्वी का सुल्तान कहा, या युग विजेता, या और क्या क्या कहा इसने? जनता का चरवाहा। ये सारे के सारे हैं मित्रों, ये उपाधियां अमीर खुसरो ने दी है, खजाइन उल फतवा में दी है। किस में दी है? खजाइन उल फतवा में। अब देखिए मित्रों, जो अमीर खुसरो है, ये भी ध्यान में रखना, ये अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का कार्य देखा? 8 सुल्तानों का कार्य देखा। 8 सुल्तानों के कार्यकाल में था ये। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 8 सुल्तानों के, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक इसने टोटल कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? 8 सुल्तानों का। कितने? और 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था मित्रों। और उन 8 सुल्तानों के कार्यकाल के बारे में, या इसने सल्तनत काल में, हाँ, इसके बारे में कथन कहा था। अमीर खुसरो ने है सल्तनत शासकों के बारे में कहा था कि हाँ, इन्हें 8 शासकों के कार्यकाल में ये रहा था। तो इसने ये भी कहा था कि शाही राज का जो मुकुट है, शाही राज अर्थात जो सुल्तान जो मुकुट पहनते हैं, ये मुकुट है वो जो निर्धन किसान है, उन निर्धन किसानों की आंखों से बहा हुआ जो रक्त है, वो जमा हुआ रक्त है। क्या कथन कहा था? कि शाही शासकों का मुकुट, शाही शासक अर्थात सुल्तान, शाही शासकों का मुकुट निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। शाही शासकों का मुकुट का, शाही शासकों के मुकुट का, शाही शासकों के मुकुट का प्रत्येक मोती, शाही शासकों के मुकुट का प्रत्येक मोती, शाही शासकों के मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंख से बहा जमा हुआ रक्त है। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। शाही शासकों के मुकुट का प्रत्येक मोती, इन जो शासक, ये शासक जो मुकुट लगाते थे, उस मुकुट का प्रत्येक मोती, उस मुकुट का
प्रत्येक मोती है वो निर्धन किसानों की अर्थात गरीब किसानों की आंख से बहा जमा हुआ रक्त है। ये है इस अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, हाँ, इन्हीं शासकों के बारे में। इसके अलावा तारिक ए फिरोज शाही लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही एक लेखक है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। इसने क्या लिखी थी? तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक के काल में तारिक ए फिरोज शाही लिखी थी। फिरोज तुगलक के काल में लिखी थी, आगे पढ़ेंगे फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक के काल में लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखी थी? तारिक ए फिरोज शाही। और इस तारिक ए फिरोज शाही में बर्नी ने क्या लिखा था? बर्नी ने लिखा था कि अमीर इसे अलाउद्दीन खिलजी ने इतना खून बहाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना खून बहाया है जितना तो मिस्र के फर्राओं ने भी नहीं बहाया था, जितना तो मिस्र के फर्राओं ने भी नहीं बहाया था। किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है अलाउद्दीन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना अधिक खून बहाया है कि इतना तो मिस्र के फर्राओं ने भी नहीं बहाया था। तो ये बर्नी ने कहा था। तो ये होता आपका अलाउद्दीन खिलजी। कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी प्रशासनिक नीतियां थोड़ी बहुत कल चर्चा करेंगे। उसके बाद में कल हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आगे वाले वंश, इसके बाद में जो खिलजी के बाद में तुगलक वंश आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज तो आपका टाइम हो गया है, रिपीट कर लीजिए। इसके काल के दो प्रमुख अमीर खुसरो और अमीर असल देहलवी इसके काल के प्रमुख थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतवा में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पूरी पृथ्वी का सुल्तान, युग विजेता और जनता का क्या कहा है? चरवाहा कहा है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने इन शाही शासकों के बारे में क्या कहा है कि शाही शासकों के मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंख से बहा जमा हुआ रक्त है। ठीक है, इसके अलावा है जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहा है कि खिलजी है इसने इतना रक्त बहाया है उतना तो मिस्र के फर्राओं ने भी नहीं बहाया था। तो मित्रों, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, इसकी कल कुछ प्रशासनिक नीतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है अलाउद्दीन तक, उसके पश्चात इसके बाद में दो छोटे छोटे शासक और आएंगे, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मुबारक शाह खिलजी आएगा, खुसरो शाह आएगा, तो ये इनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल इसी समय 2 बजे